द नॉर्थ रिमेंबर्स। ये तीन शब्द मतलब नॉर्दर्न पीपल का एक इमोशन। वार्डन ऑफ द नॉर्थ नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग में बिहेड करने के बाद यही नॉर्थ रिमेंबर्स का सेंटिमेंट सब जगह पर पनपने लगा। एंड जब उनके किंग इन द नॉर्थ यंग वुल्फ रॉब स्टार्क, उसकी माँ लेडी केटलिन स्टार्क और कई सारे बाकी नॉर्दर्न लॉर्ड्स और मेन एट आर्म्स को जब रेड वेडिंग में बेरहमी से मारा गया, तब नॉर्थ रिमेंबर्स ये सेइंग नॉर्थ के सभी घरों में आग की तरह और भी ज्यादा फैलने लगी। हाउस लैनिस्टर, हाउस बोल्टन, हाउस फ्रे, इन तीनों हाउसेस ने मिलकर हाउस स्टार्क के साथ में गद्दारी की और उसी कारण पूरा नॉर्थ उन तीनों हाउसेस से नफरत करने लगा। और खास करके वो सबसे ज्यादा हाउस फ्रे से नफरत करने लगे क्योंकि हाउस फ्रे ने उनके घर में आए हुए मेहमानों को मार गिराया, जो कि पूरे नॉर्थ में एक बहुत बड़ा पाप होता है। तो दोस्तों, द नॉर्थ रिमेंबर्स, ये जो एक सेंटिमेंट पूरे नॉर्थ का है, वो हमें वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में ज्यादा देखने नहीं मिला। हमें सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स के सेकंड सीजन के एपिसोड 1 का नाम ये द नॉर्थ रिमेंबर्स करके देखने मिला। बट असल में रेड वेडिंग के बाद में कई सारे छोटे मोटे नॉर्दर्न लॉर्ड्स और नॉर्थ के स्मॉल फोक हाउस फ्रे और हाउस बोल्टन से कितना नफरत करते हैं, ये हमने ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में नहीं देखा। द नॉर्थ रिमेंबर्स, ये तीन इमोशनल शब्द हमें एक बार गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या स्टार्क से जरूर सुनने मिले। इसके बाद हमने बैडएस लिटिल लेडी लियाना मॉर्मोंट से भी सुना था नॉर्थ रिमेंबर्स के बारे में। The North remembers. ऐसा लियाना मॉर्मोंट के कहते ही हम सभी के चेहरे पर सांसा स्टार्क के तरह ही मुस्कान आ गई। तो शो में तो इन कुछ कैरेक्टर्स ने नॉर्थ रिमेंबर्स के सेंटिमेंट्स को कहा था, बट बुक में नॉर्थ रिमेंबर्स ये शब्द बोले थे लॉर्ड ऑफ व्हाइट हार्बर लॉर्ड वाइमन मैंडरली ने। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बुक सीरीज के 5th बुक अ डांस विद द ड्रैगन्स में लॉर्ड वाइमन मैंडरली ने द नॉर्थ रिमेंबर्स का एक लेजेंडरी मोनोलॉग मारा, जो सभी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बुक्स फैंस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा और हम उसे कभी भूल ही नहीं सकते। बट अभी सवाल आता है कि लॉर्ड वाइमन मैंडरली का फेमस द नॉर्थ रिमेंबर्स का स्पीच फ्रॉम द बुक इतना इमोशनल और मेमोरेबल क्यों है, लिटरली गूज बम्स आने जैसा उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ा। वो सब जानने के पहले हमें जानना होगा कि हु इज दिस लॉर्ड वाइमन मैंडरली और बुक्स में उसके रिलेटेड आखिर कैसे कैसे प्लॉट्स अनफोल्ड होते हैं, जिसके बाद इवेंचुअली नॉर्थ रिमेंबर्स के लेजेंडरी मोनोलॉग का एक हम पर इम्पैक्ट पड़ा। तो चलो जानते हैं लॉर्ड वाइमन मैंडरली के बारे में। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये लॉर्ड वाइमन मैंडरली यही कुछ 60 ईयर ओल्ड एकदम ह्यूज बंदा है। लॉर्ड वाइमन इतने मोटे हैं कि अभी वो घुड़सवारी ही नहीं कर सकते, उनके लिए एक लिटर यानी कि एक पालकी लगानी पड़ती है, जिसे यही कुछ 6 से 8 लोग एक साथ मिलकर उठाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में भी हमने इस वाइमन मैंडरली के कैरेक्टर को सीजन 6 में देखा था, बट वो जो भी कैरेक्टर हमें देखने मिले थे वो बुक में जितने मैसिव ह्यूज फैट बताए गए हैं उतने हमें शो में नहीं दिखाए। बुक के जो वाइमन मैंडरली है वो बहुत ही मैसिव बंदे हैं और बुक्स में कई सारे नॉर्दर्न स्मॉल फोक उन्हें लॉर्ड टू फैट टू सिट हॉर्स ऐसा करके चिढ़ाते भी है। तो असल में लॉर्ड वाइमन मैंडरली लॉर्ड ऑफ व्हाइट हार्बर है और नॉर्थ के वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉर्ड होते हैं। व्हाइट हार्बर यानी नॉर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह। अगर यहाँ पर व्हाइट हार्बर पर बराबर से ट्रेड नहीं हो सकती तो नॉर्थ में कोई भी चीजें बराबर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। व्हाइट हार्बर के इस बंदरगाह पर सी रोड से आने वाले कई सारे जहाज आके रुकते हैं और इसी बंदरगाह के वजह से नॉर्थ में बराबर से ट्रेड्स वगैरह की जा सकती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि व्हाइट हार्बर डायरेक्टली किंग्स रोड से भी लिंक्ड है। तो अभी आप मैप में देख ही सकते हो कि नॉर्थ के ईस्टर्न साइड में काफी समुंदर किनारा है, बट असल में वो वाली जगह बहुत ही डिफिकल्ट है पोर्ट बनने के लिए और इसीलिए वहां पर कोई भी बड़ा शहर बन ही नहीं पाया। अगर कोई पोर्ट है तो दैट इज व्हाइट हार्बर और वहां पर हाउस मैंडरली का रूल है। कोई भी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को व्हाइट हार्बर के पोर्ट पर अगर धंधा करना है, ट्रेड करना है, तो उनको लॉर्ड मैंडरली का लाइसेंस मिलना जरूरी होता है। मतलब हाउस मैंडरली के सील के बगैर कोई भी व्हाइट हार्बर के पोर्ट पर बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो उसी की वजह से हाउस मैंडरली पूरे नॉर्थ का वन ऑफ द रिचेस्ट हाउस है और वो हाउस स्टार्क के एकदम लॉयल, एकदम
कट्टर सपोर्टर है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें जाननी पड़ेगी हाउस मैंडरली की क्विक हिस्ट्री। तो अभी यानी कि यही कुछ 298 एसी के आसपास हाउस मैंडरली व्हाइट हार्बर के पोर्ट पर एकदम अच्छी तरीके से सेटल होके वहां के एकदम रिच लॉर्ड जरूर बने हैं, बट हजारों सालों पहले हाउस मैंडरली असल में रीच में बसे थे और उनके कैसल का नाम था डस्टनबरी। तो वहां पर रीच के डस्टनबरी कैसल में रूल करते हुए मैंडरलीज ने साल दर साल काफी तरक्की की और जैसे जैसे उनकी तरक्की होती गई कई सारे अलग अलग रीच के लॉर्ड्स उनसे जेलस होने लगे। एक टाइम के बाद में तो हाउस मैंडरली का इन्फ्लुएंस रीच में इतना ज्यादा हुआ कि वहां के किंग पर्सियन गार्डनर द थर्ड को उसका काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने जेलसी में वहां के एक लॉर्ड लॉरीमोर पीक के साथ में प्लान करके डस्टनबरी पर सीधा अटैक करके उसे जीत लिया। बट किंग पर्सियन गार्डनर और लॉर्ड लॉरीमोर पिक ने सभी मैंडरलीज को खत्म नहीं किया, उल्टा उन्होंने हाउस मैंडरली के कुछ इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स को ह्यूमिलिएट करके वहां से रीच में से भगा दिया। तो उसके बाद अगले कई सालों तक हाउस मैंडरली के जो भी इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स बचे थे वो अभी एक छोटी सी फैमिली बन चुके थे विदाउट एनी हाउस और लॉर्ड। वो यहाँ वहां पर घूमते रहे क्योंकि उन्हें कोई भी साउथ और रिवरलैंड्स में अपनाता नहीं। बट इवेंचुअली नॉर्थ में उन्हें हाउस स्टार्क ने पनाह दी और मैंडरलीज एक छोटे समुद्र किनारे बसे हुए विलेज में सेटल हो गए। उसी छोटे विलेज को आने वाले कई सारे मैंडरलीज के जनरेशन ने धीरे धीरे एक बड़े बंदरगाह में तब्दील किया एंड यही बंदरगाह आगे चल के बना व्हाइट हार्बर। तो जैसे ही ये बड़ा बंदरगाह व्हाइट हार्बर बना और उसके ऊपर मैंडरलीज रूल करने लगे तो साउथ के तरह ही कुछ नॉर्थ के भी हाउसेस उनसे जेलस होने लगे। बट तभी के किंग इन द नॉर्थ हाउस स्टार्क के लॉर्ड स्टार्क ने मैंडरलीज को उनका हाउस मैंडरली बनाकर व्हाइट हार्बर पर रूल करने के लिए कहा और उन्हें रिस्पेक्ट दिया। तो जैसे ही हाउस स्टार्क ने एक हाउस मैंडरली करके बनाया और उन्हें अपना बैनरमैन बना तो अभी कोई भी दूसरा हाउस उन्हें हर्ट नहीं कर सकता था। तो जैसे ही ये रिस्पेक्ट हाउस स्टार्क ने मैंडरलीज को दिया तो भी मैंडरलीज का जो लॉर्ड था उसने लॉर्ड ऑफ विंटरफेल के सामने घुटने टिकाकर कसम खाई, जब तक सूरज चांद और समय चलता रहेगा तब तक मैंडरलीज स्टार्क्स के बैनरमैन रहेंगे। जिन स्टार्क्स ने मैंडरलीज को लैंड दी, रहने के लिए घर दिया, इज्जत से पैसे कमाने का मौका दिया, वो हाउस मैंडरली हाउस स्टार्क के लिए फियर्सली लॉयल बना। तो दोस्तों दैट्स द क्विक हिस्ट्री लेसन अबाउट हाउस मैंडरली। नाउ लेट्स गेट टू नो अबाउट वाइमन मैंडरली की फैमिली। तो इस मैसिव मोटे लॉर्ड वाइमन मैंडरली के वाइफ के बारे में हमें बस इतना ही पता है कि वो 291 एसी में मर गई। बट मरने के पहले लॉर्ड वाइमन के वाइफ ने 2 बेटों को जन्म दिया। पहला है बड़ा बेटा विलिस एंड सेकेंड इज यंगर सन वेंडेल। तो लॉर्ड वाइमन मैंडरली के ये दोनों भी बेटे विलिस एंड वेंडेल वो भी काफी ह्यूज मर्द है। एक्चुअली विलिस वैसे थोड़ा मोटा है बट वेंडेल थोड़ा मस्क्यूलर मोटा है। तो विलिस की एक्चुअली एक लेडी लियोना वुलफील्ड के साथ में शादी भी हुई है और विलिस और लियोना को 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी यही कुछ 17 साल की विनेफ्रेड एंड देन देयर इज 14 ईयर ओल्ड टीनेज वाइला। विनेफ्रेड की पर्सनैलिटी वैसे एकदम ही गर्ली गर्ल किस्म की है बट वाइला मैंडरली मतलब एकदम ही वाइल्ड टॉम बॉय गर्ल। वो एकदम ही मुफट और बिंदास लड़की है और असल में हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में जिस लियाना मोरमोंट के कैरेक्टर को देखा वो वाइला मैंडरली के कैरेक्टर पर ही बसा है। तो आखिर ऐसा उनका कनेक्शन क्या रहा वो सब कुछ आगे इस कहानी में आएगा ही। अभी हम जानते हैं वाइला और विनेफ्रेड के पिता और उनके चाचा वेंडेल मैंडरली के बारे में। तो विलिस और वेंडेल की स्टोरी फर्स्ट बुक से लेके 4th बुक तक काफी एक्साइटिंग रही। हमने शो में इन दोनों को भी ज्यादा वैसे देखा नहीं बट बुक्स में हमें वो यहाँ वहां पर काफी बार देखने मिलते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में जिस तरीके से नेड स्टार्क मरता है वैसे ही इवन बुक्स में किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क को मारा गया और ऐसा होते ही बुक्स में भी सभी नॉर्दर्न लोगों ने रॉब स्टार्क को किंग इन द नॉर्थ करके डिक्लेयर कर दिया और फॉल्स किंग
किंग जॉफ्री बराथियन और हाउस लैनिस्टर हाउस बराथियन के खिलाफ वॉर शुरू कर दिया। नेड स्टार्क के मरते ही जो वॉर शुरू हो गया वो सिर्फ 2 किंग्स में वॉर नहीं रहा था, इट वाज अ वॉर बिटवीन 5 किंग्स और सब जगह पर पूरे वेस्टेरोस में छोटी मोटी बैटल शुरू हो गई। तो ये वॉर ऑफ द 5 किंग्स मतलब इसमें पहला किंग तो है जॉफ्री बराथियन जो आयरन थ्रोन पे बैठा हुआ किंग है। सेकंड इज किंग इन द नॉर्थ एंड द ट्राइडेंट मतलब रिवरलैंड्स का भी वो किंग है और नॉर्थ का भी किंग है ऐसा बताया है बुक्स में, एंड दैट इज नन अदर देन किंग रॉब स्टार्क। थर्ड इज किंग स्टैनिस बराथियन ऑफ हाउस बराथियन ऑफ ड्रैगनस्टोन हु इज द किंग ऑफ नैरो सी। Then there is King Renly Baratheon of Highgarden, and fifth is King of Isles and the North, House Greyjoy का Balon Greyjoy। तो किंग इन द नॉर्थ रॉब स्टार्क ने अपने कई सारे अलग अलग बैनरमैन को विंटरफेल में बुलाया और इसी में विलिस और वेंडल भी विंटरफेल गए। अभी वैसे तो लॉर्ड वाइमन को भी जाना चाहिए था बट वो जा नहीं पाते क्योंकि लॉर्ड वाइमन मैंडरली अभी काफी मोटे हो चुके हैं, उन्हें लंबा जर्नी करना काफी डिफिकल्ट था, इसीलिए उन्होंने अपने 2 बेटे विलिस और वेंडल को भेजा रॉब स्टार्क के यहाँ पर। तो जैसे ही वो दोनों गए तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि रॉब स्टार्क ने 2 बटालियंस बनाई। एक बटालियन खुद रॉब स्टार्क के अंडर होती है एंड दूसरी बटालियन होती है लॉर्ड रूस बोल्टन के अंदर। तो यहाँ पर मैंडरली ब्रदर्स एक दूसरे से जुदा हुए क्योंकि रॉब स्टार्क वाले बटालियन में वेंडल मैंडरली को लिया गया क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा वॉरियर था और इसीलिए स्टार्क फैमिली के पर्सनल गार्ड्स में से एक इस वेंडल मैंडरली को बनाया गया। तो दूसरे तरफ विलिस मैंडरली रूस बोल्टन के आर्मी का एक इंपॉर्टेंट कमांडर बना। तो जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो दोनों भी ये नॉर्दर्न आर्मीज अलग अलग बैटल्स में घुस जाते हैं। पहली बैटल हुई बैटल इन द विस्परिंग वुड जिसमें रॉब स्टार्क के आर्मी ने लैनिस्टर आर्मी की धज्जियां उड़ा दी और इसी बैटल के बाद में तो जेमी लैनिस्टर को बंदी बनाया गया था। Lady Stark, I'd offer you my sword, but I seem to have lost it. देन दूसरे तरफ और एक बैटल होती है बैटल ऑन द ग्रीन फोर्क और इस बैटल में हाउस लैनिस्टर के लिए उनके बहुत ही डेंजरस कमांडर द माउंटेन सर ग्रेगोर क्लेगन ने रूस बोल्टन के नॉर्दर्न हाउसेस से बने हुए मीडियम साइज आर्मी को आसानी से हरा दिया। तो जैसे ही बैटल ऑन द ग्रीन फोर्क में लैनिस्टर्स जीत जाते हैं तो वहां पर विलिस मैंडरली को बंदी बनाकर किंग्स लैंडिंग में लेके गया। तो थियरी के अनुसार इसी बैटल ऑन द ग्रीन फोर्क के बाद में हाउस लैनिस्टर के तरफ से कुछ समझौता हाउस बोल्टन के साथ हुआ और उनके कुछ प्लान से ही इवेंचुअली आगे रेड वेडिंग हुआ। तो वो हम बाद में थोड़ा जानेंगे ही। अभी ये जानिए कि जैसे ही विलिस मैंडरली को किंग्स लैंडिंग में बंदी बनाया गया तो उसके रिलेटेड न्यूज व्हाइट हार्बर में ही कुछ ही दिनों में पता चल गई और जैसे ही ये न्यूज लियोना को पता चली तो वो फूट फूट के रोने लगी। लियोना लॉर्ड वाइमन मैंडरली से कहती है, मेरे हस्बैंड को आपके बेटे को कुछ भी करके व्हाइट हार्बर में लेके आइए, मेरा उनके बगैर क्या ही होगा। पता नहीं किंग्स लैंडिंग में लैनिस्टर्स मेरे पति के साथ में क्या भला बुरा करते होंगे। व्हाइट हार्बर में विलिस की न्यूज आने के बाद कुछ ही दिनों के बाद में लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर का एक ऑफिशियल रेवन भी आता है जिसमें उन्होंने सीधा लॉर्ड मैंडरली को सरेंडर करने के लिए कहा और कह दिया कि आप फॉल्स किंग इन द नॉर्थ रॉब स्टार्क को सपोर्ट करना बंद करो। अगर आप वैसा करते हो और आप असली राजा किंग जॉफ्री बराथियन के सामने बेंड नहीं करते हो, आयरन थ्रोन के सामने बेंड नहीं करते हो तो हम आपके बेटे विलिस मैंडरली को छोड़ देंगे। तो ये रेवन आते ही लियोना तो चाहती थी कि वैसा ही लॉर्ड मैंडरली करे बट लॉर्ड वाइमन मैंडरली ऐसे ही जल्द फैसला नहीं लेने वाले थे। वो सोचते हैं कि वो ऐसे ही गद्दारी हाउस स्टार्क के साथ में नहीं करेंगे। देन यही कुछ समय चला जाता है, बुक्स में कहानी यहाँ वहां पर काफी आगे बढ़ी एंड इवेंचुअली हमें पता चलता है कि रॉब स्टार्क, कैटलिन स्टार्क और बाकी कई सारे छोटे मोटे नॉर्दर्न लॉर्ड्स को रेड वेडिंग में बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया गया। तो इसी रेड वेडिंग में वाइमन मैंडरली का छोटा बेटा वेंडल भी मौजूद था और उसकी मौत भी बहुत ही दर्दनाक हुई। हाउस फ्रे और हाउस बोल्टन ने स्टार्क्स को धोखा देकर लैनिस्टर्स को ज्वाइन कर लिया था और उनके गद्दारी के वजह से लॉर्ड वाइमन मैंडरली के छोटे बेटे वेंडल मैंडरली के मुंह से एक
क्रॉसबो का एरो आर पार जाके बहुत ही बुरी उसकी मौत हुई। तो रेड वेडिंग का एक भयानक कांड होने के बाद में टाइविन लैनिस्टर वापस से व्हाइट हार्बर पे एक रेवन भेज के कहता है कि तुम्हारा एक बेटा वेंडल तो अभी मर गया, बट दूसरा बेटा विलिस अभी भी हमारे यहाँ पर जिंदा है, तो अभी आप चुपचाप सरेंडर कर दो, क्योंकि आपका किंग इन द नॉर्थ रॉब स्टार्क भी अभी मारा गया है। तो इतना टाइम वेटिंग गेम खेलने के बाद में अभी टाइविन को रिप्लाई देना वाइमन के लिए जरूरी हो गया था, और इसीलिए लॉर्ड वाइमन मैंडरली टाइविन लैनिस्टर को एक रेवन भेजकर कहते हैं कि वो जॉफ्री बराथियन के सामने बेंड नी करने के लिए रेडी जरूर है, बट वैसा करने के पहले मेरे बेटे को भेजो। मतलब जब तक विलिस मैंडरली व्हाइट हार्बर पे नहीं आएगा तब तक वाइमन मैंडरली बेंड नी आयरन थ्रोन के सामने नहीं करेगा। ये शर्त वाइमन टाइविन के सामने रखता है, बिकॉज वाइमन को टाइविन पर भरोसा नहीं था कि क्या वो विलिस को भेजेंगे या फिर नहीं। तो ये डिसीजन जैसे ही वाइमन मैंडरली लेते हैं तो लियोना वापस काफी रोने लगी, बट वाइमन उसे समझाते हैं कि हम भी पूरे रेल्म में पावरफुल लॉर्ड है, तो टाइविन लैनिस्टर तुम्हारे हस्बैंड मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। तो लॉर्ड मैंडरली की ये जो भी सोच थी वो एकदम सही निकली। लैनिस्टर्स ने वाइमन के बेटे विलिस को किंग्स लैंडिंग के एक तहखाने में लॉकअप में बंद करके रखा। अराइवल ऑफ 3 फ्रे मेंबर्स एट व्हाइट हार्बर। लॉर्ड वाइमन मैंडरली और टाइविन लैनिस्टर के लेटर्स वगैरह एक दूसरे के पास जाने के बाद में बुक्स में काफी सारे यहाँ वहां पर इवेंट्स होते हैं। लॉर्ड वाइमन मैंडरली की स्टोरी थोड़ी सी पीछे रहती है। टाइविन और वाइमन के बातों के बाद में यही कुछ 1 से 1.5 साल के बाद में काफी सारे स्टोरी आगे बढ़ी और इसमें कई सारे इंसिडेंट हुए। सबसे पहले हमने जाना कि 5 किंग्स में से एक किंग रॉब स्टार्क तो मर चुका। देन हम देखते हैं कि और एक दूसरा किंग रेनली बराथियन भी मरता है, क्योंकि उसे एक कोई मेलिसेंड्रे का शैडो मॉन्स्टर मार गिराता है। देन आगे इवन जॉफ्री बराथियन भी मरा उसके खुद के पर्पल वेडिंग में। एंड फिर आगे चल के इवन टाइविन लैनिस्टर भी मरा, बिकॉज उसका बेटा टिरियन लैनिस्टर उसे मार गिराता है। तो ऐसी कई सारे अलग अलग प्लॉट्स बुक्स में बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक करके हमारे सामने आते हैं, एंड इवेंचुअली हम वापस व्हाइट हार्बर के कहानी में घुसते हैं। तो अभी व्हाइट हार्बर का ये जो आने वाला प्लॉट मैं आपको बताऊंगा वो बुक्स में ही सिर्फ है, वो शो में हमें बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता। तो अभी यही कुछ अराउंड 300 AC में सर्सी लैनिस्टर क्वीन रीजेंट बन गई थी फॉर हर यंगेस्ट सन किंग टॉमन बराथियन। तो जैसे ही सर्सी लैनिस्टर क्वीन रीजेंट बन जाती है तो वो कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को यहाँ वहां के सॉल्व करने लगी, और इसी में एक प्रॉब्लम था विलिस मैंडरली का और लॉर्ड वाइमन मैंडरली का। सर्सी लैनिस्टर को काफी गुस्सा आने लगा था कि लॉर्ड वाइमन मैंडरली आयरन थ्रोन के सामने बेंड नी कर ही नहीं रहे। उन्होंने जॉफ्री के सामने पहले बेंड नी नहीं किया और अभी टॉमेन किंग बन चुका है, तो उसके सामने यानी कि बराथियंस और लैनिस्टर्स के सामने बेंड नी करे, ऐसी ही सर्सी लैनिस्टर की ख्वाहिश थी। बट अगेन लॉर्ड वाइमन मैंडरली से वो कैसे कराए, क्योंकि उन्होंने सीधा बता दिया था कि जब तक तुम विलिस को व्हाइट हार्बर में नहीं भेजोगे तब तक मैं बेंडनी नहीं करूंगा। तो इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सर्सी लैनिस्टर ने स्मॉल काउंसिल की एडवाइस ली, और यहाँ पर वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो हाउस फ्रे के कुछ लोगों को व्हाइट हार्बर में भेजेंगे और वो वाइमन मैंडरली के कैरेक्टर को बराबर से देखेंगे कि क्या सही में वाइमन मैंडरली आयरन थ्रोन के लिए लॉयल बनने लगे हैं, और अगर वो अपने हरकतों से अपने बातों से वैसा जताते हैं कि वो अभी लैनिस्टर्स बराथियंस के लॉयल बन चुके हैं, उसकी पूरी गारंटी मिलती है, तो ही विलिस को वो व्हाइट हार्बर भेजेंगे। बेसिकली सर्सी लैनिस्टर यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो विलिस मैंडरली को उसके पिता लॉर्ड वाइमन मैंडरली के पास में जरूर भेजेगी, बट उसके लिए लॉर्ड वाइमन मैंडरली आयरन थ्रोन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं ये उसे कंफर्म कराना था। तो यही कंफर्म कराने के लिए क्या लॉर्ड वाइमन मैंडरली रेड वेडिंग और जो भी बाकी नॉर्थ के साथ में बुरी चीजें हुई उसे भूल गए, ये सब अच्छे से परखने के लिए, उनकी हरकतें नोटिस करने के लिए और उसके रिलेटेड रिपोर्ट वापस से सर्सी लैनिस्टर को भेजने के लिए 3 हाउस फ्रे के बंदों को व्हाइट हार्बर में भेजा गया।
इन तीनों में 2 वॉल्डर फ्रे के बेटे थे, एक था 4th बेटा सर जैरेथ फ्रे, एंड देन देयर वाज 7th बेटा साइमोन फ्रे, एंड देन उन दोनों का एक कजिन भी था जिसका नाम है रेगार फ्रे। तो ऐसे ये तीनों फ्रे ब्रदर्स मिलकर आते हैं व्हाइट हार्बर में लॉर्ड वाइमन मैंडरली से मिलने के लिए। जैसे ही वो तीनों भी व्हाइट हार्बर के फेमस मर्मन्स कोर्ट के दरबार में आए तो उन तीनों ने लॉर्ड वाइमन मैंडरली के बेटे वेंडल की हड्डियां उन्हें दी और लॉर्ड वाइमन ने उसे रोते रोते एक्सेप्ट किया। इसके बाद में ये तीनों फ्रे ब्रदर्स और लॉर्ड वाइमन मैंडरली के बीच में कई सारी अलग अलग मीटिंग्स हुई और उनका एक फाइनल डिसीजन होता है जिसके तहत लॉर्ड वाइमन मैंडरली ने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि लॉर्ड वाइमन मैंडरली आयरन थ्रोन के साथ में पीस करेंगे, वो उनके खिलाफ कोई भी वॉर वगैरह में पार्टिसिपेट अभी नहीं करेंगे और वो अपने बेटे विलिस मैंडरली को व्हाइट हार्बर पे लाने के लिए 3000 गोल्डन ड्रैगन्स की रैंसम देंगे, यानी कि फिरौती देंगे। देन वाइमन मैंडरली अग्री करते हैं कि उनकी 2 पोतियां विनाफ्रेड और वाइला की शादी हाउस फ्रे के 2 बंदों के साथ की जाएगी। इसमें विनाफ्रेड की शादी रेगार के साथ में और विला की शादी किसी लिटिल वॉल्डर फ्रे के साथ में तय की गई। तो काफी मीटिंग्स के बाद में ये डिसीजंस फाइनलाइज होते हैं, बट ऑफ कोर्स विलिस और लेओना की दोनों बेटियां विनाफ्रेड और वाइला को ये चीजें पसंद नहीं आई, बट अपने दादाजी के फैसले को वो कैसे ही टालेंगे। यहाँ पर अभी इन दोनों डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि दोनों की शादियां वगैरह होने के पहले और एक मेहमान व्हाइट हार्बर में आता है जिसके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। बट उसके पहले वी हैव टू टॉक अबाउट मिस्टर थियोमोर, जो कि यहाँ पर मर्मन्स कोर्ट में लॉर्ड वाइमन मैंडरली के अंडर आता है। तो ये जो भी मिस्टर थियोमोर है वो वैसे तो मैंडरलीज का मास्टर है, बट असल में वो लैनिस्टर फैमिली का जासूस है, ऐसा ही कहो, क्योंकि वो असल में लैनिस्टर फैमिली से ही बिलोंग करता है। अब वैसे तो जब कोई भी मास्टर बनता है तो उसे अपने पुराने हाउसेस के कनेक्शन को भुलाकर नए हाउस का मास्टर बन के उनकी अच्छे से सर्विस करनी होती है विदाउट एनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। बट मिस्टर थियोमोर हमेशा हाउस लैनिस्टर्स के साइड में से ही डिसीजन लेते रहे और इन चीजों का धीरे धीरे से वाइमन को भी एहसास होने लगा था, बट वो कुछ भी उसके खिलाफ ज्यादा बोलता नहीं। तो ये बताने का रीजन ये है कि सिचुएशन अभी मर्मन्स कोर्ट में व्हाइट हार्बर में ऐसी हो चुकी है कि लॉर्ड वाइमन मैंडरली अपने ही घर में अपने ही कमीने मेस्टर और हरामजादे 3 फ्रेज के बीच में फंस गए। अपने बेटे विलिस को सिर्फ व्हाइट हार्बर में लाने के लिए यहाँ पर लॉर्ड वाइमन को कमीने फ्रेज के साथ में समझौता करना पड़ा और अपने 2 पोतियों की शादी उन कमीने फ्रेज के साथ में तय करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें कुछ भी करके सर्सी लैनिस्टर को खुश करना था। वो अपने बेटे विलिस को कुछ भी करके व्हाइट हार्बर में लाना चाहते थे। स्टैनिस बराथियन का प्लान। सर डावोस सीवर्थ अराइव्स इन व्हाइट हार्बर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टैनिस बराथियन और डावोस सीवर्थ के बुक के कहानी का। तो अभी उन दोनों की बुक्स में और शो में काफी वैसे सिमिलर कहानी जरूर रही, बट उनके कई सारे छोटे मोटे एंगल बुक में काफी डिफरेंट रहे और उन्हीं में से एक डिफरेंट एंगल को हम यहाँ पर जानेंगे। तो वैसे इवन बुक्स में भी स्टैनिस बराथियन और डावोस सीवर्थ नॉर्थ में जाते हैं और वो सीधा बैटल बीनीथ द वॉल में नाइट्स वॉच को मदद करते हैं, जिसके बाद किंग बियॉन्ड द वॉल मैंस रेडर को बंदी बनाया गया। तो वो सभी चीजें हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के एक आइकॉनिक बैटल में वगैरह देखी ही थी, बट उसके बाद में शो में जो चीजें हमने देखी और बुक में हमने जिन चीजों को देखा वो काफी डिफरेंट रहा। तो बुक्स में जैसे ही स्टैनिस बराथियन, जॉन स्नो, मेलिसांड्रे, डावोस सीवर्थ और मैंस रेडर ऐसे सब लोग कैसल ब्लैक पर रुकते हैं और स्टैनिस बराथियन यहाँ पर से रूल करने लगता है, तो यहाँ पर स्टैनिस बराथियन को लगता है कि नॉर्थ ने उसे सपोर्ट करना चाहिए। स्टैनिस के मुताबिक नॉर्थ के असली जो लॉर्ड थे वो नेड स्टार्क थे और नेड स्टार्क स्टैनिस को किंग बनते हुए देखना चाहते हैं। Throne passes to his brother, Lord Stannis.
He is the rightful heir. Nothing can change. तो इसीलिए अभी किंग इन द नॉर्थ रॉब स्टार्क अगर मर गया है तो पूरे नॉर्थ ने स्टैनिस बराथियन को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि रूस बोल्टन के सामने उन्हें बेंडन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कैसल ब्लैक पर स्टैनिस बराथियन को पूरा यकीन होता है कि नॉर्थ के जितने भी छोटे मोटे लॉर्ड्स इस समय पर जिंदा है वो बोल्टन से जरूर नफरत करते होंगे, क्योंकि बोल्टन्स ने स्टार्क्स के साथ में गद्दारी की। स्टैनिस को पूरा यकीन था कि ऐसे ही नॉर्दर्न हाउसेस बोल्टन्स को अपना ओवरलॉर्ड करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सेंटिमेंट्स अभी भी हाउस स्टार्क के साथ में जरूर रहेगी। तो स्टैनिस बराथियन यही सोचता है, और वो हिस्ट्री का भी काफी अच्छा स्टूडेंट होने के वजह से उसे लगता है कि हाउस मैंडरली अभी भी स्टार्क्स के लिए जरूर लॉयल रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हाउस स्टार्क ने ही हाउस मैंडरली को नॉर्थ में जगा दी थी। तो मैंडरली स्टार्क्स के लिए फियर्सली लॉयल है, ये वैसे सभी को पता था। तो स्टैनिस बराथियन को यहाँ पे लगता है कि अगर वो हाउस मैंडरली का सपोर्ट अपने लिए हासिल कर पाता है तो इसका मतलब वो पूरे नॉर्थ का ही सपोर्ट एक तरीके से हासिल कर लेगा, और इस सपोर्ट को हासिल करने के लिए, इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए वो अपने खास आदमी हिज सेकंड इन कमांड डावोस सीवर्थ को व्हाइट हार्बर भेजता है। You will place this in the hand of Stannis Baratheon. तो कुछ ही दिनों के बाद में डावोस सीवर्थ व्हाइट हार्बर आए और उनकी फेमस मॉर्मन्स कोर्ट के दरबार में पेशी हुई। यहाँ पर दरबार एकदम खचाखच भरा हुआ था, और दरबार में इस समय पर 3 कमीने फ्रेज और मेस्टर थियोमोर भी थे। यहाँ पर जैसे ही डावोस आता है तो उसने अपने लॉर्ड स्टैनिस बराथियन का संदेशा पढ़ के सुनाया। लॉर्ड वाइमन मैंडरली, आप वन एंड ओनली ट्रू किंग ऑफ वेस्टेरोस किंग स्टैनिस बराथियन को सपोर्ट करो, वही है असली ट्रूथफुल रूलर ऑफ द 7 किंगडम्स। तो अभी यहाँ पर लॉर्ड वाइमन को काफी सोच समझकर आंसर करना था, क्योंकि वहीं पर तीनों फ्रेज और उसका गद्दार मेस्टर था। अगर वो यहाँ पर सीधा स्टैनिस को सपोर्ट करेगा ऐसा ओपनली कहता है तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दैट मीन्स वो सीधा सर्सी लैनिस्टर और टॉमिन बराथियन के खिलाफ गया, और ऐसी न्यूज सर्सी को पता चली तो विलिस की मौत पक्की। तो यहाँ पर लॉर्ड वाइमन मैंडरली सोच समझकर कहते हैं, स्टैनिस बराथियन को हम सपोर्ट क्यों करेंगे? मरने के पहले लॉर्ड टाइविन ने और उनके अभी बेटी सर्सी ने व्हाइट हार्बर को प्रॉमिस किया है कि वो हमारे बेटे विलिस को यहाँ पर अच्छे से भेजेंगे। हमें बस 3000 ड्रैगन कॉइन की फिरौती देनी है, और हमारे पोतियों की शादी फ्रेज के 2 लॉन्डो के साथ करनी है, और उसके बाद हमारा बेटा यहाँ पर पधारेगा। रूस बोल्टन जी, जो हमारे अभी वार्डन ऑफ द नॉर्थ है, उन्होंने भी हमें अभी अपनाने की बात कही। मेरे अच्छे दोस्त वॉल्डर फ्रे अभी मेरे रिश्तेदार बनेंगे, और मेरे पोतियों को आगे चल के वो घर देंगे। तो मैं इन कुछ शर्तों को पूरा करूं तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएगी। तो अनियन नाइट, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने अच्छे दोस्त हाउस फ्रे और हाउस लैनिस्टर के शर्तों को ठुकरा कर आपकी बातें क्यों सुनूं? आपके लॉर्ड स्टैनिस बराथियन आखिर मुझे क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पर डावोस सीवर्थ एकदम चौंक गए, बट उन्होंने अपने आप को संभालते हुए स्मर्क करके कहा, मेरा किंग स्टैनिस बराथियन आपको आपकी ड्यूटी निभाने का एक मौका देगा। माय किंग स्टैनिस विल गिव यू अ चांस टू डू योर ड्यूटी। पुराने किंग रॉबर्ट के मरने के बाद उसका भाई स्टैनिस ही किंग बनना चाहिए। यही तुम्हारे पुराने लीज लॉर्ड हाउस स्टार्क के नेड स्टार्क की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्हें मारा गया। तो सपोर्ट स्टैनिस बराथियन and fulfill the wish of Lord Eddard Stark and Lord Wyman Manderly. Don't forget, my king Stannis Baratheon offers you vengeance. बदला my lord, मेरे और आपके बेटे के लिए बदला। बदला इस दरबार के मौजूद सभी औरतों के हस्बैंड्स, फादर्स, ब्रदर्स, जिनको भी रेड वेडिंग में मारा गया, उनका बदला। Vengeance for my sons and yours, my lords, for your husbands, for your fathers, and for your brothers. Vengeance for your murdered Lord Ned Stark. Vengeance for your murdered King Robb. Vengeance for your butchered Prince Wendell. Vengeance, my lord, vengeance. बदला लेने का मौका. That's what my king Stannis Baratheon offers you, my lord.
डावोस के इस तूफानी स्पीच के बाद में लॉर्ड वाइमन को एकदम गूज बम जरूर आए थे, बट यहाँ पर वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस पर पूरे दरबार की निगाहें थे। खास करके तीनों फ्रेज और मिस्टर थियोमोर यहाँ पर लॉर्ड वाइमन मैंडरली को एकदम अच्छी तरीके से देख रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर वाइमन डावोस के बातों में आकर स्टैनिस को सपोर्ट करता है, मतलब वो सरासर सरसी और यंग किंग टॉमेन के खिलाफ गया, और तो और वो फ्रेज के खिलाफ गद्दारी कर बैठेंगे। और अगर ये होता है तो ऑफ कोर्स ये चीज सरसी को कभी ना कभी पता चलेगी एंड विलिस मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्रिटिकल मोमेंट आ गई थी, करे तो क्या करे। वाइमन मैंडरली ने बस छोटा सा पॉज लिया, अपने पसीने को थोड़ा सा साफ किया और वो आगे डावोस को रिप्लाई करने ही वाले थे कि इतने में एक आवाज पूरे दरबार में गूंज उठा। यस, वेंजेंस, बदला दादाजी, बदला। इन कमीने फ्रेज ने हमारे लॉर्ड एडार्ड, लेडी कैटलिन और किंग रॉब को मार गिराया। हमारा राजा रॉब एक बहादुर और एक अच्छा इंसान था, बट इन फ्रेज ने उन्हें धोखे से मारा। दे मर्डर्ड हिम दादाजी, दे मर्डर्ड हिम। इफ लॉर्ड स्टैनिस बराथियन उसका बदला लेने का हमें मौका देता है तो वी शुड टेक इट, वी शुड जॉइन हिम। ये चीखें थी बैड एस वाइला मैंडरली की। जैसे ही अपने पोती ने अपने ही दरबार में अपने को सुना दिया, ये वाइमन ने देखा तो वाइमन वाइला को सीधा कहते हैं, चुप हो जाओ तुम बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये फ्रेज हमारे दोस्त है, एक फ्रे के साथ में तो तुम्हारी शादी तय की गई है, तो तुम चुप बैठो। बट वाइला चुप कैसे बैठेगी। यहाँ पर सीधा वाइला ने अपने दादाजी वाइमन के खिलाफ और भी बैड एस स्पीच भरे दरबार में दे दिया। नहीं दादाजी, मैं एक फ्रे से कभी शादी नहीं करूंगी और ना ही मेरी दीदी विनेफ्रेड किसी फ्रे से शादी करेगी। मिस्टर थियोमोर, मेरे दादाजी को याद दिलाओ कैसे एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट के हजारों सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स ने स्टार्क्स को क्या वादा किया। A promise was made and oaths were sworn before the old gods and the new. जब हमारे पूर्वजों के पास कुछ नहीं था, तभी हमें नॉर्थ के स्टार्क्स ने सहारा दिया, हमें जमीन दी, शान और शोहरत दी। When we were hounded from our homes, it was the wolves of the Winterfell that took us in. They nourished us and protected us against all the enemies. हमने हमारी सिटी व्हाइट हार्बर जिस पर बनाई, वो जमीन स्टार्क्स की है। Our city was built upon the land that Starks gave us. And in return, हमने कसम खाई कि until the end of time हम स्टार्क्स के बैनरमैन रहेंगे, हम स्टार्क्स के बैनरमैन रहेंगे। We are Stark men दादाजी, we are Stark men। आप स्टार्क्स को धोखा कैसे दे सकते हो? हमें वेंजेंस चाहिए, हमें बदला चाहिए। Let's support Stannis Baratheon। भरे दरबार में अपने ही दादाजी के साथ में ऐसे बदतमीजी से बात करने वाले वाइला को वहां पर लेडी लियोना और विनाफ्रेड ने जाके शांत किया और चुप बैठने कहा। विनाफ्रेड ने तो सीधा अपने बहन वाइला के मुंह पर हाथ ही रख दिया और लेडी लियोना ने भरे दरबार में फ्रेड से माफी मांगी। जैसे ही ये सब कुछ होता है तो लॉर्ड वाइमन अपने पोती पर चिल्लाकर उठे। उन्होंने सीधा कहा, वाइला, अगर तुम यहाँ पर और एक शब्द भी चिल्लाती हो तो आई स्वेयर टू ओल्ड गॉड एंड द न्यू गॉड्स कि मैं तुम्हारी जबान काट निकालूंगा। यहाँ पर अपने दादाजी के गुस्से को देखकर फाइनली वाइला शांत हुई। जैसे ही वो शांत हुई तो लास्ट में वाइमन मैंडरली डावोस को देखकर सीधा कहते हैं, अनियन नाइट डावोस सीवर्थ, फ्रेज हमारे दोस्त है, हमारे ओवरलॉर्ड्स है हाउस बोल्टन, और हम किंग्स लैंडिंग के आयरन थ्रोन पर बैठे हुए रीजेंट क्वीन सर्सी लैनिस्टर को मानते हैं और उसके यंग किंग बेटे किंग टॉमेन बराथियन को ही अपना किंग मानते हैं। तुम्हारा ये जो भी लॉर्ड स्टैनिस बराथियन है वो एक गद्दार है और उसे भी किंग टॉमेन बराथियन के सामने बेंड नी करने के लिए कही है। उस गद्दार स्टैनिस बराथियन ने यहाँ पर मेरे दरबार में आपको एक जासूस को भेजा है और यहाँ पर मैं आपका ज्ञान नहीं सुनूंगा। गार्ड्स, इस डावोस को यहाँ पर बंदी बनाकर वुल्फ्स डेन के प्रिजन में जाके फेंको और वहां पर उसे कल ही मार डालो। जैसे ही लॉर्ड वाइमन मैंडरली ने ये हुक्म दिया, 10 गार्ड्स वहां पर भाग के आए और उन्होंने डावोस को बंदी बनाकर वो घसीट कर उसे वुल्फ्स डेन के जेल में लेके गए और अगले ही दिन डावोस सीवर्थ की लाश
मर्मन्स कोर्ट के बाहर एक जगह पर लटकाई गई। तो जैसे ही ये पूरा कांड पिछले 2-3 दिनों में हुआ, वो सब कुछ देख के तीनों फ्रेज और मिस्टर थियोमोर काफी खुश हो गए। उन चारों को यह अभी पूरा यकीन हो गया था कि वाइमन मैंडरली अभी सही में रीजेंट क्वीन सर्सी और किंग टॉमेन को सपोर्ट करने लगे हैं। लॉर्ड वाइमन मैंडरली हाउस फ्रे को अपना दोस्त मानते हैं और वो नॉर्थ के हाउस बोल्टन के सामने भी जरूर बेंड नहीं करेंगे। ये सब कुछ जैसे ही मर्मन्स कोर्ट पे हुआ, तो यही कुछ एक हफ्ते के बाद में डावोस के मौत के न्यूज़ का रेवन सर्सी लैनिस्टर को मिल गया। और इस रेवन में सर्सी लैनिस्टर के लिए संदेशा लिखा गया था कि लॉर्ड वाइमन मैंडरली अभी कितना अच्छी तरीके से आयरन थ्रोन को सपोर्ट करने लगे हैं। उस रेवन में मिस्टर थियोमोर ने अच्छे से लिखा था कि किस तरीके से अभी मैंडरलीज पूरी तरीके से लैनिस्टर्स के, बोल्टन्स के और फ्रेज के सपोर्टर बन चुके हैं, किस तरीके से लॉर्ड वाइमन मैंडरली अभी पुराने चीजों को भूल गए हैं। तो जैसे ही सर्सी लैनिस्टर को ऐसा लगा कि उसने लॉर्ड वाइमन मैंडरली के नाक को रगड़ दिया है, उसने साक्षात लॉर्ड ऑफ व्हाइट हार्बर को झुका दिया है, इसका एहसास यहाँ पर सर्सी को जैसे ही हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसे लगने लग गया कि उसने और एक गेम ऑफ थ्रोन्स के खेल को जीत गया और वो मैंडरलीज को जीत गई, ऐसा उसे फील हुआ। और इसी खुशी खुशी में सर्सी लैनिस्टर विलिस मैंडरली को एक शिप में से व्हाइट हार्बर को भेज देती है। और जैसे ही विलिस व्हाइट हार्बर में इवेंचुअली आगे पहुंचा तो एक बड़े फंक्शन को, एक बड़े जश्न को व्हाइट हार्बर के दरबार मर्मन्स कोर्ट में रखा गया, क्योंकि वहां पर एक इमोशनल रियूनियन हुआ। लियोना अपने हस्बैंड विलिस को जाके हक करती है, विनाफ्रेड और वाइला अपने पिताजी विलिस को जाके हक करते हैं। इसी जश्न में मोटे वाइमन मैंडरली बहुत ही ज्यादा खाना खा रहे थे, मस्त दारू पी रहे थे और कुछ टाइम के बाद में वो उस फीस्ट में से कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए। बट वो गए कहां पर? लॉर्ड वाइमन मैंडरलीज एपिक स्पीच, द नॉर्थ रिमेंबर्स। लॉर्ड वाइमन मैंडरली ने डावोस सीवर्थ को भरे दरबार में मार गिराने की ऑर्डर दी और उसे इवेंचुअली मार दिया गया। ऐसा ही फ्रेज और इवन सर्सी लैनिस्टर को लगा, क्योंकि एक डावोस सीवर्थ के जैसे दिखने वाले लाश को मर्मन्स कोर्ट के दरबार के जस्ट बाहर लटकाया गया था। तो क्या वो लाश डावोस सीवर्थ की थी? तो ऑफ कोर्स नॉट। वो लाश असल में एक वुल्फ्स डेन प्रिजन के कमीने कैदी की थी, जिसकी 2-4 उंगलियां काट दी गई ताकि वो डावोस के तरह लगे, और उसकी बॉडी भी वैसे थोड़ी बहुत डावोस के साथ मिलती जुलती थी, और उसका शक्ल इतना ब्रूटली इंजर्ड किया गया था कि वो डावोस है या नहीं वो कोई पहचान ही नहीं पाए। मिस्टर थियोमोर और फ्रे ब्रदर्स ने सिर्फ देखा कि उस लटकाए हुए डेड बॉडी की कुछ उंगलियां नहीं है, जो कि डावोस की भी उंगलियां नहीं होती है। तो वो जैसे ही कंफर्म किया तो उन्होंने सर्सी को बता दिया था कि लॉर्ड वाइमन मैंडरली ने स्टैनिस बराथियन के ऑनवॉय डावोस सीवर्थ को मार गिराया, क्योंकि वो लैनिस्टर्स, बोल्टन्स और फ्रेज के लिए अभी काफी लॉयल हो गए हैं। बट ये चीज कंप्लीटली रॉन्ग थी। हम यहाँ पर डावोस सीवर्थ को मिलते हैं, जो यही कुछ पिछले 20 दिनों से यहाँ पर बंदी बनाए गए थे। तो जैसे ही डावोस सीवर्थ नींद में से अपने प्रिजन में उठ गए तो वहां पर मौजूद एक नाइट उन्हें धीरे धीरे से कहीं पर लेके जाने लगा। कुछ टाइम तक यहाँ वहां पर छोटे मोटे सीक्रेट रास्तों से चलने के बाद इवेंचुअली वो नाइट एक सीक्रेट रूम में डावोस को लेके आया, और वहां पर डावोस के सामने होते हैं मैसिव लॉर्ड वाइमन मैंडरली, और उनके आजू बाजू में कई सारी वाइन की बॉटल्स और कुछ खाना था। वो अभी अभी तो फीस्ट में से निकलकर सीक्रेटली बाहर आए थे यहाँ पर डावोस से मिलने के लिए, और उन्होंने डावोस को यहाँ पर वो खाना और वाइन ऑफर की। यहाँ पर वाइमन कहते हैं, लॉर्ड डावोस सीवर्थ, मैं आपके साथ कुछ दिनों पहले दरबार में बहुत ही बुरी तरीके से पेश आया। आई हैव ट्रीटेड यू मोस्ट शेमफुली, आई नो, बट मेरा वैसे करने के काफी सारे रीजंस रहे। एनीवेज प्लीज सिट एंड हैव अ ड्रिंक। डावोस ने यहाँ पर दिए हुए वाइन को थोड़ा सा डर के ही पिया, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं इसमें पॉइजन वगैरह तो नहीं। बट फिर भी डावोस उस वाइन को पीने लगे और वो लॉर्ड वाइमन को देखने लगे। तभी यहाँ पर लॉर्ड वाइमन ने कहा, लॉर्ड डावोस, दिस ड्रिंक इज फॉर माई बॉय सेफ रिटर्न। विलिस घर आ चुका है डावोस, विलिस घर आ चुका है और उसी का हम जश्न मना रहे हैं।
आप तो अभी जिंदा हो, बट बाकी पूरे दुनिया के लिए आप मर गए। हमने आपके जैसे दिखने वाले एक हमारे कमीने प्रिजनर को मार गिराया ताकि फ्रेज और मेरे हरामी मेस्टर को पता चले कि मैं लैनिस्टर्स और बोल्टन्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा बड़ा बेटा विलिस किंग्स लैंडिंग से रिहा हो सके, इसी के लिए मैंने थोड़ी सी नौटंकी की। मैंने आपको मारने का मरवाने का एक ममर्स फार्स खेला। मेरे इस नौटंकी, मेरे इस तमाशे के कुछ रीजंस रहे। इट वॉज जस्ट टू प्लीज आवर फ्रे फ्रेंड्स। तभी यहाँ पर डावोस ने वाइन का एक सिप मार के लॉर्ड वाइमन को पूछा, माय लॉर्ड, आपको तो सही में ममर बनना चाहिए, एक तमाशे में काम करने वाला एक्टर बनना चाहिए। आपने फ्रेज के साथ में दोस्ती का क्या सही नौटंकी किया, क्या तमाशा किया है। मुझे सही में लगा कि मैं भगवान को अभी प्यारा हो जाऊंगा क्योंकि आपने मेरे मौत का हुक्म दे दिया। सही में माय लॉर्ड, आपने बहुत ही खतरनाक ममर्स फार्स खेला, बट आपकी वो पोती, ओ माय गॉड, दैट लिटिल गर्ल। आगे डावोस वाइला के बारे में कुछ भी कहे उसके पहले ही लॉर्ड वाइमन मैंडरली ने उनके बातों को काटा और पांचों सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बुक्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनोलॉग देना शुरू किया। वाइमन मैंडरली हंसते हंसते वहां पर गर्व से डावोस को कहते हैं, मेरी प्यारी पोती वाइला। लॉर्ड डावोस, आपने देखा वो कितनी बहादुर थी। जब मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसकी जुबान काट दूंगा, तब भी उसने मुझे याद दिलाया कि हम मैंडरलिच पर विंटरफेल के स्टार्क्स के ऐसे एहसान है जो हम कभी चुका नहीं सकते। वाइला ने तो अपने दिल की बात कही माय लॉर्ड, और मेरे बहू लेडी लियोना ने भी आपको मारने को लेकर कुछ भला बुरा दरबार में कह दिया। मेरी बहू लेडी लियोना मतलब एक भोली, डर से भरी हुई औरत जिसके लिए उसका हस्बैंड विलिस मतलब उसकी पूरी दुनिया। अब हर आदमी प्रिंस एमोन द ड्रैगन नाइट या सिमियन स्टार आइज के तरह ब्रेव नहीं होते, वैसे ही हर एक औरत मेरे वाइला के तरह बहादुर नहीं हो सकती। माय लॉर्ड डावोस, वो क्या है कि जब झूठे मक्कार इंसानों से तुम्हारा पाला पड़ता है, तभी एक ईमानदार आदमी को भी झूठ बोलना पड़ता है। जब तक मेरा बेटा विलिस लैनिस्टर्स के कब्जे में था, तब तक मैं किंग्स लैंडिंग के खिलाफ जाने का साहस कर नहीं सकता था। अगर मेरे प्यारे बेटे विलिस को सुरक्षित मुझे व्हाइट हार्बर में लेके आना है, तो मुझे स्टार्क्स के खिलाफ जाने का बहाना करना पड़ा। आयरन थ्रोन पर बैठे हुए उस बॉय किंग टॉमेन के सामने मुझे झुकना पड़ा और रूस बोल्टन के सामने मुझे झुकना पड़ा। क्या करे, ऐसी ही डिमांड्स जो रखी गई थी। अगर मैंने इन सभी चीजों का इनकार किया तो आयरन थ्रोन विलिस को गद्दार ठहराकर किंग्स लैंडिंग में बुरी तरीके से मार देते और व्हाइट हार्बर पर अटैक होता। मेरे लोगों के साथ में वही होता जो रेन्स ऑफ कास्टामेर के साथ में हुआ था। सो वो सभी चीजें टालने के लिए मैंने कुछ कदम उठाए। हाँ लॉर्ड डावोस, मैं मोटा हूं और कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब मैं कमजोर और मूर्ख हूं। शायद टाइविन लैनिस्टर भी वही समझता था, बट मैंने उसे रेवन भेज के बता दिया कि मैं अपने घुटने तभी टिकाऊंगा उसके सामने जब मेरा बेटा विलिस सेफली व्हाइट हार्बर में घर वापस आएगा। विलिस के आने के बाद में बेंडनी होगा, उसके पहले नहीं। वो मैटर काफी समय तक बेचीदा रहा और मुझे डर था कि कहीं मेरा बेटा उस समय में मर ना जाए, बट वो जिंदा रहा एंड असल में उसी में लॉर्ड टाइविन की ही मौत हो गई। उसके बाद में टाइविन के बेटी सरसी ने हमारे घर में 3 फ्रेज रेगार, जैरेड और साइमंड को भेजा वेंडल की हड्डियां लेकर। वो तीनों फ्रेज यहाँ पर व्हाइट हार्बर में शांति की बात करने के लिए आए और एक शादी का समझौता लेके आए ताकि मैं अपनी लैनिस्टर्स, बोल्टन्स और फ्रेज के लिए वफादारी प्रूव करूं। बट अगेन, मैं उन्हें वो सभी चीजें तब तक नहीं देने वाला था जब तक मेरा बेटा विलिस सेफली वापस ना आ जाए, और वो भी मुझे विलिस तब तक नहीं देने वाले थे जब तक मैं अपनी वफादारी उनके लिए साबित ना कर दूं। एंड इसी में सभी ओल्ड और न्यू गॉड्स ने मिलकर लॉर्ड डावोस आपको मेरे दरबार में भेजा, और आपके आते ही मुझे अपनी झूठी वफादारी लैनिस्टर्स को दिखाने का मौका मिला। इसी वजह से मैंने मर्मन्स कोर्ट में एक ममर्स फार्स करके आपको मारने का तमाशा किया।
लॉर्ड डावोस, कुछ ही मिनटों बाद मैं वापस अपने बेटे विलिस के लिए रखे गए फीस्ट में मर्मन्स कोर्ट में जाऊंगा और मेरे फ्रेम मित्रों के बीच में हंसी मजाक वापस शुरू करूंगा। वो तीनों फ्रेज मुझे देखते हैं माय लॉर्ड, दिन रात उनकी नजरें मुझ पर होती है। देयर नोजेस स्निफिंग फॉर सम whiff ऑफ ट्रेचरी। वो देखना चाहते हैं कि कहीं मैं उनको धोखा ना दे दूं, और अगर मैं वैसा करूंगा तो व्हाइट हार्बर को वो खत्म कर देंगे। तुमने देखा ही होगा कि वो फ्रेज कितने कमीने हैं। स्टैनिस और बाकी कई सारे नॉर्दर्न लॉर्ड्स ने मुझे बदला लेने का, रिवेंज लेने का संदेशा भेजा, कई सारे लेटर्स लिखे, बट मैं उन लेटर्स का भी अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उन लेटर्स को मैं जवाब दूंगा तो उसे मेरा ही मेस्टर पहले ही पढ़ेगा और सब चीजें लैनिस्टर्स को बता देगा। मैं अपने ही मेस्टर पर भरोसा नहीं कर सकता माय लॉर्ड। मेरे मेस्टर थियोमर के पास में दिमाग जरूर है, बट उसके पास दिल नहीं। मेस्टर तो अपने पुराने लॉयल्टीज को भूलने की शपथ लेते हैं जब वो अपने गले में चेन्स को पहनते हैं, बट ये थियोमर, वो तो लैनिस्टर्स का दूर का रिश्तेदार है और इसीलिए उनका वो लॉयल है। लॉर्ड डावोस, मेरे ही शहर में, मेरे ही दरबार में मेरे दुश्मन और झूठे मित्र सब जगह पर फैले हैं। वो सभी मेरे शहर और दरबार और मेरे घर में मक्खी मकोड़ों के जैसे फैल गए हैं और मैं उन्हें दिन रात महसूस करता हूँ। आई फील देम क्रॉलिंग ओवर मी माय लॉर्ड। मेरा छोटा बेटा वेंडल ट्विंस में एक मेहमान की तरह गया था माय लॉर्ड। उसने लॉर्ड वॉल्डर फ्रे का रोटी नमक खाया, अपनी तलवार को दीवार पर लटका दिया और वो अपने मित्रों के साथ में शादी के फीस्ट में मजे कर रहा था, बट उन्होंने उसे मार डाला, उसकी हत्या की। दे मर्डर्ड माय बॉय। आई से मर्डर्ड लॉर्ड डावोस। आज मैं जैरेद के साथ में वाइन पीता हूँ, साइमन के साथ हंसी मजाक करता हूँ, रेगार से तो मैंने अपने पोती की शादी तय कर डाली, लेकिन लॉर्ड डावोस, कभी ये सोचना भी मत कि मैं भूल गया हूँ। द नॉर्थ रिमेंबर्स लॉर्ड डावोस, द नॉर्थ रिमेंबर्स, एंड द ममर्स फार्स इज ऑलमोस्ट डन। मेरा तमाशा खत्म। मेरा बेटा विलिस घर आ गया है लॉर्ड डावोस। माय सन इज होम। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, इसके आगे भी लॉर्ड वाइमन मैंडरली की थोड़ी एक कहानी वैसे बाकी जरूर है, बट उसके बारे में हम कभी बाद में जानेंगे। आई होप आपको ये लेजेंडरी द नॉर्थ रिमेंबर्स का मोनोलॉग पसंद आया। लॉर्ड वाइमन मैंडरली इजीली सभी बुक्स फैंस का वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स है, बट उसको शो में अच्छी इज्जत नहीं दी गई थी। इसके कारण भी कई सारे बुक्स फैंस इंक्लूडिंग मी काफी गुस्सा आया था। तो आप इसी सीन को देखिए। Your son was butchered at the Red Wedding, Lord Manderley. But you refused the call. तो लॉर्ड वाइमन मैंडरली एक्चुअली बुक्स में स्टार्क्स का एकदम फियर्स लॉयल रहता है, बट यहाँ पर ये छोटी लियाना मॉर्मॉन्ट वाइमन मैंडरली को ही सुनाती है कि वो कुछ उनके कस्मे वादों को भूल गए। तो ऐसा कुछ भी बुक्स में नहीं था, उल्टा बुक्स में द नॉर्थ रिमेंबर्स का बैड एस स्पीच लॉर्ड वाइमन मैंडरली का रहा। मैंडरलीज का लॉयल्टी फॉर द हाउस स्टार्क इज द मेन रीजन व्हाई द नॉर्थ रिमेंबर्स का सेंटिमेंट एग्जिस्ट। तो आई होप मैंने इस कहानी में द नॉर्थ रिमेंबर्स एग्जैक्टली क्या है, वो लेजेंडरी स्पीच की पूरी कहानी क्या है, उन सबको मैंने जस्टिस किया। जिस तरीके से बुक्स पढ़ते हुए मुझे इन सब का जो फीलिंग आया, वही फीलिंग मैंने आपको देने की जितना कोशिश हो सके वो की। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया। तो दिस इज केदार फ्रॉम पॉप कल्चर पंडित। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। I'll see you all in the next one. Bye and take care.